हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शनाइज यूट्यूब चैनल। आज हम 28 अगस्त के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि बहुत सारे बच्चों को करंट अफेयर्स हिंदी फॉर्मेट में चाहिए थे, तो हमने इस इंग्लिश फॉर्मेट को ही हिंदी में कन्वर्ट करके अपने टेलीग्राम चैनल परफेक्शन IAS ऑफिशियल पे डाल दिया है। अब से आपको रोज रेगुलर वहाँ पे PDF मिल जाया करेंगी। जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखवाता हूँ उसको भी मैं पॉइंट फॉर्मेट में हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दूंगा। आपको क्या करना है कि रोज मेरी इस वीडियो को देखना है। आप इसको इंग्लिश में देखिए क्योंकि मैं बोलता तो हिंदी में ही हूँ, बस इसका जो फॉर्मेट है जो ये लिखा हुआ है वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो इसी को हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करके डाल देंगे और हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ, तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी, चीज़ों को याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बिहार न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, बहुत सारी नेशनल न्यूज़ है आज और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक किससे रिलेटेड है? पहला है नर्स हॉस्टल। तो नर्स हॉस्टल कहाँ पे खुलने वाला है? ये खुलने वाला है गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल में। गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल में अभी इलाज होता है, पर अभी इसके कई सारे पार्ट में ऑलरेडी काम भी चल रहा है और यह पूरा कब तक हो जाएगा? ये 2025 तक पूरा हो जाएगा और इसमें 30 करोड़ रुपए अभी और लगेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल में हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने यह आदेश दिया है कि यहाँ पे नर्स हॉस्टल भी खुलना चाहिए। टोटल मिला के 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है पटना सिटी में। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, इलाज से रिलेटेड, प्लस में खाने की व्यवस्था के लिए दीदी की रसोई भी है। दीदी की रसोई की सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो दीदी की रसोई आप देख लेंगे। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कब लॉन्च हुई थी। ये लॉन्च हुई थी 2018 में और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करता है जीविका, ठीक है। जीविका इम्प्लीमेंट करती है। जीविका क्या है? ये बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है स्किल के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप मेरे पुराने लेक्चर्स में भी और डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? नर्स हॉस्टल कहाँ खुलने वाला है? गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल में, जो कि पटना सिटी में, और 2025 तक ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी इलाज चलता है। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि इलाज बिल्कुल ही नहीं चलता है, इसमें इलाज चलता है, पर और भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप करा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। रजिस्ट्रार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो बिहार की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसके रजिस्ट्रार को चुन लिया गया है। वो कौन होने वाले हैं? वो होने वाले हैं IAS अफसर, 2011 बैच के IAS अफसर, जिनका नाम रजनीकांत है, ठीक है। ये 1993 के बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं जो प्रमोट होकर 2011 में IAS ऑफिसर बन गए थे, ठीक है। अब ये रिटायरमेंट लेके VRS लेके अब ये नालंदा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है, बिहार की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसके रजिस्ट्रार बनेंगे और अपना पदभार संभालेंगे। कब से? 1 सितंबर से, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अभी कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं भरेटी विलेज, हिल्सा ब्लॉक ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। हमारे CM नीतीश कुमार कहाँ के हैं ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया कौन पहले रजिस्ट्रार होने वाले हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है IAS ऑफिसर है, वो है रजनीकांत। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके बारे में और क्या हम लोग जान सकते हैं? एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि बिहार पहली फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिहार की कहाँ पे खुली है? ये खुली है नालंदा के राजगीर में। ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब बनाई गई थी? ये 2021 में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट लाके इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो पहले रजिस्ट्रार का नाम आपको मैंने बता दिया, ये है रजनीकांत, जो कि अपना पदभार संभालेंगे कब से? 1 सितंबर से, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेशनल न्यूज़ में। नेशनल न्यूज़ में पहला टॉपिक है यूनिफाइड लैंडिंग रेट, ठीक है। इसको आराम से समझेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ULI क्या है? अब आपने UPI सुना होगा। UPI जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था। किसने बनाया था इसे? इसे बनाया था NPCI ने। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, NPCI के बारे में बता चुका हूँ। NPCI को किसने बनाया था? इसको बनाया था RBI ने बनाया था। RBI प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये इनिशिएटिव है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में, ठीक है। तो NPCI ने UPI को बनाया था 2016 में। तो इसी क्रम में हम लोग यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस अब लॉन्च करने वाले हैं, ULI लॉन्च करने वाली है। कौन लॉन्च करने वाले हैं? इसे RBI लॉन्च करने वाली है, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको याद ऐसे रखेंगे, UPI किस चीज़ के लिए थी? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पेमेंट मतलब पैसों से रिलेटेड थी, पैसों की रियल टाइम में लेन देन से रिलेटेड थी, ठीक है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है? ये लैंडिंग से रिलेटेड है, ये लोन देने से रिलेटेड है, ताकि आपको रियल टाइम में जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करें तो बहुत सारा प्रोसेस हो, पीछे आपका वेरिफिकेशन हो, उसके बाद आपको लोन मिले। फटाफट जो भी प्रोसेस है जल्दी से खत्म हो जाए और आपको तुरंत रियल टाइम में आपको लोन जो भी
चाहिए पैसे वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी होने वाला है। और इसे लॉन्च कौन करेगा? इसे लॉन्च करेगी आरबीआई। अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, अभी लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो सीमलेस एंड कंसेंट बेस्ड फ्लो रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर क्रेडिट अप्रेजल। ठीक है, क्रेडिट आपको आसानी से जल्दी से मिल जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यूएलआई समझ में आ गया, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को किसने बनाया? एनपीसीआई ने बनाया। और एनपीसीआई कौन से एक्ट के तहत बनी है? एनपीसीआई बनी है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 लगा के मत आ जाना, आरबीआई एक्ट 1949 लगा के मत आ जाना, और कंपनी एक्ट 2013 लगा के मत आ जाना। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और चीज जानने वाली है क्या उसमें कुछ? यूएलआई याद रहेगा, यूनिफाइड लैंडिंग रेट याद रहेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किससे? यूएलआई को, यूनिफाइड लैंडिंग रेट को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? इसको कनेक्ट कर दिया हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, अब ये टॉपिक मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में इसको समझा दिया है। बस मैंने लिंक कर दिया क्योंकि उसमें मैंने डीपीआई के, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। ठीक है, जैसे यूपीआई हो गया, आधार हो गया, ई-केवाईसी, ये सब मैंने एग्जांपल्स बताए थे। तो अब इसमें आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। किसको ऐड कर सकते हैं? यूएलआई को, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को, क्योंकि ये जो लोन देने की जो हमारा प्रोसेस है इसको काफी ज्यादा रेवोल्यूशनलाइज कर देगा। ठीक है, यूएलआई को भी ऐड कर देंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हम लोग अभी फिजिकल दुनिया में देखते हैं कि रोड्स है, रेलवेज है, ये सारी चीजें हैं, तो ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पब्लिक की सहूलियत के लिए ये हमारे काम को आसान बनाती है। तो वैसी जो डिजिटल दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाता है उसे कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रही इसकी आसान सी डेफिनेशन। अब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, इससे आप ध्यान रखेंगे और भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक भी एक बार समझ लीजिए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये इंडिया स्टैक जो भी एपीआईज है और टूल्स है, टेक्नोलॉजीज है, इन सब को यूज करके ही अलग अलग टाइप्स के ऐप्स बनाए जाते हैं, जैसे जोमेटो ये सब। और ये जोमेटो ये सब ऐप क्या होती है? ये हमारे काम को आसान कर देती है। ठीक है, यूपीआई जैसी ऐप बनाई जाती है, तो यूपीआई से क्या होता है? हम रियल टाइम में पेमेंट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आधार हो गया, आधार बनाया गया। अब उससे आधार से क्या फायदा हो? जैसे कि इसमें हमारे सारा नॉलेज है, आधार में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप कहीं बैंक गए तो बैंक आपसे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगती कि आपका एड्रेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारी चीज़ें नहीं मांगती, वेरिफिकेशन नहीं करती उसका। उनको आधार मिल जाता है तो उसी से सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती है। तो ये हमारे काम को आसान करिए, यही क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यही है इंडिया स्टैक का भी एग्जाम्पल। ठीक है, इंडिया स्टैक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेम चीज़ है, पर इंडिया स्टैक इंडिया के संदर्भ में बात करी जा रही है। ठीक है, ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसे किसने लॉन्च किया था? इसे इंडिया ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? इसे लॉन्च किया था अभी G20 के मीटिंग के दौरान, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। और इसके अभी कितने कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रखी है? अभी 54 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट कर रखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट कर रखा है। इंडिया मास्टर है किसका? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। मतलब इंडिया ने काफी अच्छा काम कर रखा है, बहुत सारी कंट्रीज हमसे सीखती भी रहती है। 2009 से ही हम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। 2014-15 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने इस काम में और तेजी ये लेकर आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारी अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है। आगे देखते हैं, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के बारे में आपको बता रहा था कि आरबीआई लॉन्च करने वाली है, अभी करी नहीं है बट करने वाली है। तो आरबीआई से रिलेटेड एक और न्यूज है कि इस साल आरबीआई के 90 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, इसलिए आप आरबीआई @93 भी आप देख रहे होंगे इस साल। ठीक है, ये आप सुन रहे होंगे कई जगह आरबीआई @90 क्या है, तो 90 ईयर्स इसके कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो अब आरबीआई के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसकी हुई आरबीआई एक्ट 1934 लाके। ठीक है, और इसने ऑपरेशनलाइज कब हो गया? ये 1 अप्रैल से काम करना स्टार्ट कर दिया था, 1 अप्रैल 1935 से। तो इस साल इसके अप्रैल में 90 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए एक कॉइन भी, कॉमोरेटिव कॉइन भी अनवेल करा गया था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में एक और चीज जान लीजिए। अभी इसके चेयरमैन का क्या नाम है? इनके चेयरमैन का नाम है, गवर्नर का क्या नाम है? शक्तिकांता दास। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसके बारे में देख लीजिए कि कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद आया था? हिल्टन यंग कमीशन 1926 में जो रिकमेंडेशन थी, उसके बाद आरबीआई की स्थापना करी गई थी। जब इसकी स्थापना करी गई थी तो ये प्राइवेट एंटिटी था, पर उसके बाद 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या
नहीं भी बताएंगे, बस आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि आरबीआई एक्ट 1934 में क्या क्या चीज़ें अलग है बैंकिंग रेगुलेशन 1949 तक, ठीक है, 1949 से, ठीक है। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एकदम अलग है आरबीआई एक्ट 1934 तक, पर जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार जो चीज़ होनी चाहिए उसको हम लगा के आ जाता है कि बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग को डिफरेंस पता नहीं होता कि इसमें अलग अलग क्या क्या चीज़ें, तो आप उसमें एक बार नजर रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे एक और चीज़ देख लीजिए, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 क्या कहता है, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट क्या कहता है, ये एक बार हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 7 क्या कह रहा है, सेक्शन 7 कह रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जब गवर्नमेंट को लगे कि उनकी कोई पॉलिसी है वो आरबीआई को माननी चाहिए, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में फोर्स कर सकती है आरबीआई को कि आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो सेक्शन 7 क्या है कि गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देते हुए आरबीआई को फोर्स कर सकती है कि आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आरबीआई ना गवर्नमेंट की बात भी नहीं सुनती है, वो अपनी इकोनॉमी के हिसाब से जो उनको सही लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो उस पर अड़िग रहती है, पर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं हमारी बात सही है, तो एक बार कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो सेक्शन 7 का यूज करते हुए गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर सकती है और 2017 में इसका इस्तेमाल भी हो चुका है, वो आप जाके देखेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट समझ में आ गया, और इसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे, ठीक है। इतना काफी है, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। ये कॉइन जो मैंने बोला था, ये 90 रुपये का कॉइन है, ये 90 रुपीज का कॉइन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये शक्ति कांता दास जी हैं, ठीक है। और ये सीएम एकनाथ शिंदे। आगे देखते हैं नबन्ना अभियान। अभी नबन्ना अभियान क्या है, नाम से पता ही नहीं चलेगा कि नबन्ना अभियान है क्या। तो ये क्या है, कोलकाता में प्रोटेस्ट हो रहा है, किसके खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, ठीक है, जो वहां पे आरजीकर हॉस्पिटल में जो रेप हुआ है, तो इसलिए जो स्टूडेंट है किसके, पश्चिम बंगा चट्रो समाज के जो स्टूडेंट है वो अब रोड पे उतर चुके हैं और वो ममता बनर्जी के खिलाफ अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अभियान का नाम क्या है, नबन्ना अभियान। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नबन्ना अभियान से समझ में नहीं आएगा, पर अब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्या है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा से रिलेटेड क्या न्यूज है, मदर टेरेसा से रिलेटेड न्यूज है कि 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड गिवन फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो इसका जो 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड है, ये कहाँ पे बनाया गया, ये बनाया गया दुबई में। पहली चीज तो ये हो गई। मदर टेरेसा की अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, उनकी डेथ के बाद, 1997 में उनकी डेथ के बाद। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 1910 में, ठीक है, 1910 में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है कि 24th इंटरनेशनल अवार्ड कहाँ बनाया गया, दुबई में। दुबई में कहाँ पे, मिलेनियम प्लाजा दुबई में। दिल्ली मत लगा के आ जाना, ठीक है। मदर टेरेसा से सोचोगे कि कहीं और क्यों मनाएंगे, इंडिया में ही मनाएंगे ना, तो दिल्ली लगा के आ जाएंगे या कहीं और लगा के आ जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे दुबई में मनाए किसका, मिलेनियम प्लाजा दुबई में मदर टेरेसा का अवार्ड दिया गया था लोगों को, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज किसने किया था, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन काउंसिल ने। एजुकेशन, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स में जिसने भी बहुत अच्छा काम किया उनको यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। मदर टेरेसा के बारे में कुछ चीजें हम लोग को पता चल गई कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म हुआ था नॉर्थ मैसेडोनिया में, उसकी लोकेशन मैं अभी आपको दिखा दूंगा। नॉर्थ मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ, 1910 में इनका जन्म हुआ, 1929 में ये भारत आई थी। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, 19 साल में भारत आई थी और दार्जिलिंग में, ठीक है, ये अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को फैला रही थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे मदर टेरेसा के बारे में कुछ और चीज जानने के लिए है क्या, एक और चीज जान लेते हैं कि 1962 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। 1979 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब नोबेल प्राइज किस चीज के लिए दिया गया था आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और 1980 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इनको 1980 में दिया गया था, ठीक है। मतलब इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इन्होंने काफी ह्यूमैनिटेरियन वाले काफी ज्यादा काम किए। इनको काम के लिए अपने अवार्ड काफी सारे मिल चुके हैं। नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और अभी कितने इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है और गांधी जी को नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं, ये भी आप नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये दुबई का ही है, दुबई में मिलेनियम प्लाजा में दुबई में अवार्ड्स को दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं
आगे मदर टेरेसा से रिलेटेड है। मदर टेरेसा की लोकेशन आप देख लीजिए कि इनका जन्म कहाँ होता है, नॉर्थ मैसेडोनिया में। नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, यूरोप की ही एक कंट्री है। इसकी लोकेशन देख लीजिए, जो भी मैं बताता हूँ उसको एक बार आपको गूगल मैप पे खोल के लोकेशन को चेक कर लेना है। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपको वर्ल्ड मैप याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन पे जंप करने से पहले, उस सब्जेक्ट पे जंप करने से पहले आप इस चीज को इंश्योर करना कि आपको वर्ल्ड मैप में एक एक कंट्री के बारे में पता है। ये चीज पता करना, ये चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैंने क्या देखा है कि इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे होते हैं और उनको वर्ल्ड मैप याद ही नहीं रहता, ठीक है। वर्ल्ड मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। एक एक वीडियो को, जो भी वीडियो से आप देखते हैं उसको आप बार बार देखो जब तक कि आपको याद नहीं हो जाता, और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नॉर्थ मैसेडोनिया के बारे में पता चल गया। इसके ऊपर देखो बॉर्डर किससे लग रही है, कोसोवो और सर्बिया से, ठीक है। अब आप ये देखो कि कोसोवो को इंडिया कंट्री मानता है कि नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारी कंट्री इसको कंट्री मानती है और बहुत सारी कंट्री इसको कंट्री ही नहीं मानती, ठीक है। तो आप चेक करेंगे कि इंडिया और चाइना और रशिया इसको कंट्री मानता है कि नहीं मानता, और यूएसए इनको कंट्री मानता है कि नहीं मानता। सर्बिया और कोसोवो के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी पता होनी चाहिए, यहाँ पे एक बार देख लेंगे, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं ई कैबिनेट। अभी ई कैबिनेट से क्या, अब ई कैबिनेट स्टार्ट हो गई है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। इसकी पहली मीटिंग कंडक्ट हुई थी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भाई आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई और वैसा कुछ है नहीं। बस आप ऐसे याद रखो कि चंद्रबाबू नायडू हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में क्या आया है, ई कैबिनेट आया है। अगर बोले कि ई समन कहाँ पे आया है, ई समन कहाँ पे, अभी कौन सा स्टेट है जहाँ जो ई समन अब देने लग गया है, कि मतलब अब इन पर्सन जाके समन देने की जरूरत नहीं है कन्वेंशनल तरीके से, अब आप उसको मेल पे ही समन भेज सकते हैं, उनके व्हाट्सएप पे ही समन भेज सकते हैं। तो ये कहाँ पे आया, ये आया एमपी में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पर ई कैबिनेट की बात होगी तो ये आया है आंध्र प्रदेश में। उसका फायदा क्या होगा, अब जो हम लोग पेपर यूज करते थे वो सब में, तो उस सब में कमी आएगी, तो एक तरीके से पेड़ों की भी इको फ्रेंडली भी रहेगा, ये पेड़ों की भी सुरक्षा हो जाएगी। दूसरी चीज, ये ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन होगा, ठीक है। रिकॉर्ड्स को ऐसा नहीं कि हर चीज को हम पेपर में कैरी करते रहेंगे, क्योंकि कभी ना कभी डिजिटाइज करने की तो जरूरत पड़ती है, ठीक है। और सारा चीज ऑफिशियली रिकॉर्ड काफी अच्छी तरीके से हो पाएगा। जो भी अगर इश्यूज होगा कैबिनेट की मीटिंग के दौरान, तो ऑनलाइन ही उसको सॉल्व करा जा सकता है, ये भी इसमें है। इस एप्लीकेशन को, जिस एप्लीकेशन के थ्रू ई कैबिनेट की मीटिंग चलेगी, उस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है, और भी बहुत सारे ऐप्स डेवलप कर रखे हैं उसने, आप उसका नाम मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू ई कैबिनेट चलेगी आंध्र प्रदेश की, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक रीजन है जो कि चंद्रबाबू नायडू से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ई कैबिनेट किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू से एक रिलेटेड एक रीजन है, क्या है, अमरावती, ठीक है। अमरावती आप याद रखेंगे, अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो सकती है, इसको डेवलप करा जा रहा है, ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश पूरे इंडिया का एक ऐसा स्टेट है, पहला स्टेट है जिसका कोई भी कैपिटल नहीं है। पहले इसका कैपिटल क्या था, हैदराबाद था, जो कि तेलंगाना के पास चला गया। तेलंगाना के सीएम कौन है, सीएम रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस के। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अमरावती का कनेक्शन किससे, चंद्रबाबू नायडू से, और इन्हीं का कनेक्शन विजन 2047 डॉक्यूमेंट से भी है, ठीक है। किससे, विजन 2047 डॉक्यूमेंट से, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विजन 2047 आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड है, पर नहीं, विजन 2047 किससे रिलेटेड है, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी आ जाएगा तब प्राइम मिनिस्टर मोदी लगा के आएंगे, पर ध्यान रखिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 किससे रिलेटेड है, चंद्रबाबू नायडू से, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हर एक ब्लॉक के पास ये टारगेट होना चाहिए कि 2047 तक उसे किस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए अपने अंदर, वो किस पोजीशन पे होंगे 2047 तक। जैसे आप सुनते होंगे ना जॉब लेते टाइम की, आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो वैसे इनको भी बोल दिया गया हर एक ब्लॉक को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को अपने एक डॉक्यूमेंट निकालना है कि वो 2047 में किस स्टेज पे होगा, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू का टारगेट है कि ये आंध्र प्रदेश को $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचा पाए, कब तक, 2047 तक। ये इन्होंने काफी अच्छा टारगेट रखा है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी कौन सा स्टेट है पूरे इंडिया का जो सबसे पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस कर सकता है, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं, समझ में आ गया। ई समन्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कहां पे आया है, एमपी में आया है। एमपी के बारे में एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि यहीं पे
अभी पहला स्टेट बना है वो जो जिसने स्ट्रे कैटल्स को मैनेज करने के लिए एक कमेटी बनाई है, एमपी ने बनाई है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश ने स्ट्रे कैटल्स को मैनेज करने के लिए कमेटी बनाई है और प्लस उसने ई समन की व्यवस्था शुरू की है। आंध्र प्रदेश ने ई कैबिनेट की व्यवस्था शुरू की है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक और चीज़ आ सकती है न्यूज़ में, क्योंकि इस बार इसके 10 साल पूरे हुए हैं, किस चीज़ के, इसके बाइफर्केशन के, ठीक है। तेलंगाना को और किसको, आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया था आज से 10 साल पहले, तो उसके 10 साल अभी कंप्लीट हो चुके हैं। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को अलग कर दिया गया था, तेलंगाना को कार्व आउट कर दिया गया था आंध्र प्रदेश में से, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी तेलंगाना का ही कैपिटल हैदराबाद है, तो जो 2 जून 2014 को हुआ था, मतलब मोदी जी के आने के तुरंत बाद 2 जून 2014 को अलग कर दिया गया था, किसको, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसके 10 साल पूरे हो गए तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो अलग हुआ था ये किस बेसिस पे हुआ था, क्या ये लिंग्विस्टिक बेसिस था कि कुछ और बेसिस था, वो आप मुझे बताएंगे कि क्या ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे इसे अलग करा गया था, किस वजह से अलग करा गया था, ये आप मुझे नीचे बताएंगे। क्वेश्चन में हो सकता है प्रीलिम्स में आ जाए कि सीधा वो आ जाए कि किस वजह से था, तो कुछ ऑप्शंस होंगे, तो लिंग्विस्टिक बेसिस था या किस बेसिस पे था, रिलीजन बेसिस था, किस बेसिस पे अलग हुआ था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही 2 कमेटी का कनेक्शन है, किसका, जेवीपी कमेटी और फजल अली कमेटी, ठीक है। जेवीपी कमेटी और फजल अली कमेटी का ही कनेक्शन किससे है, लिंग्विस्टिक कमेटी से, ठीक है। अब जेवीपी में कौन कौन से 3 मेंबर्स थे, उन तीनों मेंबर्स का आप मुझे नाम बताएंगे, उनका नाम जे, वी और पी से स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़े, और कुछ तो रानी, तेलंगाना के बारे में आपको बता रहा था कि तेलंगाना अलग हो गया था, ठीक है, 2014 में अलग हो गया था, 10 साल पूरे हो गए। वहाँ पे हैदराबाद उसका कैपिटल है, और हैदराबाद कैपिटल पे ही उसके आउटस्कर्ट में एक सिटी बन रही है, उसका नाम क्या है, फोर्थ सिटी, ठीक है। तो फोर्थ सिटी कहाँ बन रही है, तेलंगाना में। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पे आने वाला है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में नहीं। और सब अभी फॉक्सकॉन ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है, वो करी है तेलंगाना में, ठीक है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनने वाली है, वो बननी है तेलंगाना में। कौन बनाने वाला है, साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी बनाने वाली है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं जय शाह। अब जय शाह पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता था कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी क्यों है, तो उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है और अब वो उससे बड़े पद पे जाने वाले हैं। वो क्या बनने वाले हैं, आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, ठीक है। तो आईसीसी के चेयरमैन का सिलेक्शन हो चुका है। इससे पहले जो आईसीसी के चेयरमैन थे जो अभी तक बने हुए हैं, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। तो अभी ये अपना पदभार संभाल लेंगे, या आई थिंक दिसंबर से अपना पदभार संभालेंगे, और ये सिर्फ 35 साल के, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे हैं, ठीक है। तो अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उससे पहले गुजरात में भी सेक्रेटरी रह चुके हैं ये, वहाँ के स्पोर्ट्स के, और अब ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है, गोपीचंद थोटाकुरा। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फर्स्ट सिविलियन है जो कि स्पेस से होके आए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सिविलियन है जो स्पेस से होके आए हैं। अभी जब दिल्ली आए थे तो इनका बहुत ज़्यादा वेलकम भी हुआ था, ठीक है। अभी ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट से भी मिले। तो फर्स्ट सिविलियन, उनका नाम बताएंगे आप, गोपीचंद थोटाकुरा। अब ध्यान रखिए, फर्स्ट इंडियन नहीं है, फर्स्ट इंडियन तो हमारे राकेश कुमार ही थे, राकेश कुमार, जो कि 1984 में कहाँ पे गए थे, ये इंडियन एस्ट्रोनॉट थे, कहाँ गए थे, रशिया की मदद से ये स्पेस में गए थे, ठीक है। तो ये सेकंड इंडियन बन गए, पर फर्स्ट सिटीजन बन गए, ठीक है, फर्स्ट सिविलियन सिटीजन बन गए गोपीचंद थोटाकुरा, जो कि स्पेस से होके आए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये कौन से मिशन के तहत गए थे, ये न्यू सैफर 25 NS-25 मिशन के तहत गए थे। इस मिशन को लॉन्च किसने किया था, इस मिशन को लॉन्च किया था जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने, ठीक है। ब्लू ओरिजिन ने इसको लॉन्च किया था, न्यू सैफर 25 मिशन को। इसमें टोटल 6 मेंबर्स थे, 6 क्रू मेंबर्स थे, उसमें से एक थे गोपीचंद थोटाकुरा। अब ये सेकंड इंडियन बन गए हैं और फर्स्ट सिविलियन बन गए हैं जो कि स्पेस की जिन्होंने भ्रमण किया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए वो दिल्ली में आए थे तो उनका खूब स्वागत भी हुआ। आगे कुछ और देख लेते हैं इनके बारे में। कर्मल लाइन आ सकता है, कर्मल लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन भी आ गया था, ठीक है। तो कर्मल लाइन क्या है, कर्मल लाइन वो लाइन है ऐसे, ठीक है, जिसके बाद हम लोग मानते हैं कि स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये लाइन कब स्टार्ट होती है, ये लाइन सी लेवल से 100 किलोमीटर जब हम ऊपर चल जाए, 100 किलोमीटर जब हम ऊपर जाए सी लेवल से, तो कर्मल लाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कर्मल लाइन को दिया किसने था, मतलब किसने बताया था कर्मल लाइन के बारे में, इसको स्टैब्लिश किसने किया था कि कर्मल लाइन नाम की कोई भी चीज़ है, ऐसे करके ये बनाया किसने था, तो 1960 में बनाया था फेडरेशन एस्ट्रोनॉमिक
एस्ट्रोनॉमिक इंटरनेशनल, ठीक है। तो फेडरेशन एस्ट्रोनॉमिक इंटरनेशनल ने 1960 में करमन लाइन की स्थापना की थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फेडरेशन एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर लॉजेन में है, लॉजेन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं अच्छे से साफ साफ फिर से लिख देता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो करमन लाइन कब स्टैब्लिश हुई थी, कब इसके बारे में बोला गया था? 1960 में। किसने करा था? फेडरेशन एस्ट्रोनॉमिक और इंटरनेशनल, ठीक है। फेडरेशन एस्ट्रोनॉमिक इंटरनेशनल ने, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने करमन लाइन को डिफाइन किया था कि 100 किलोमीटर के ऊपर जो भी एरिया होगा वो स्पेस का एरिया माना जाएगा, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? लॉजेन में है, लॉजेन में स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया करमन लाइन। अब इस करमन लाइन को सब लोग फॉलो नहीं करते, हम लोग 100 किलोमीटर से ऊपर मानते हैं, ठीक है। यूएसए जो है वो 80 किलोमीटर से ऊपर क्या मानता है कि स्पेस, 80 किलोमीटर से आप ऊपर गए तो वो स्पेस का पार्ट हो गया, ठीक है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन है, स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन है, ठीक है। जैसे कि इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखें, समझ में आ गया करमन लाइन के बारे में सब कुछ। करमन लाइन जैसे हमने स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर पढ़ा होगा ना, तो वैसे एक लाइन बना दी, इमेजिनरी लाइन बना दी, ठीक है। सच में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, पर इमेजिनरी लाइन बना दी कि 100 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो वो उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्पेस कहेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं बायो E3 पॉलिसी। अब ये क्या है? इसमें E3 का पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हो सकता है कुछ ना है सिर्फ सीधा फुल फॉर्म ही आ जाए। E3 का मतलब है एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। समझ में आ गया? इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। E3 का मतलब है इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। बायो E3 पॉलिसी का मतलब है, ठीक है। तो अब बायो E3 पॉलिसी को यूनियन कैबिनेट जो है हमारी, उसने पास कर दिया। उसमें क्या बात करी गई है कि हम लोग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, ठीक है। हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और हम लोग रिसर्च करेंगे बायो मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। बायो सेंसर्स, इन सब चीज़ों पे, बायो फर्टिलाइजर्स पे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों पे रिसर्च ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो बायो E3 पॉलिसी किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया हमारी यूनियन कैबिनेट ने, इसे पास कर दिया, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि हम नेट जीरो जो हमने टारगेट रख रखा था, कितने का? 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बनने का जो हमने टारगेट रख रखा है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ये टारगेट हमने कब रखा था? ये टारगेट हमने रखा था ग्लासगो में। कब रखा था? जब COP26 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 की जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमने ये टारगेट दिया था, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में हमने एक और चीज़ का टारगेट लिया था, ठीक है। एक और चीज़ों के बारे में बताया था, वो था लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है लाइफ, LIFE। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लाइफ किसने लॉन्च किया है? लाइफ लॉन्च किया है हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद मतलब इससे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने कॉल दिया है सिर्फ इंडिया को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को, कि आपको अपना जो लाइफस्टाइल है वही चेंज करना पड़ेगा एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया बायो E3 पॉलिसी क्या है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसके की फीचर्स अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन DPI, ठीक है। DPI का फुल फॉर्म डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने क्या बताया कि इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, ठीक है। हम लोग के पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमने बना रखी है। तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन DPI कहाँ पे हुआ? ये हुआ बेंगलोर, ठीक है। और इसी को होस्ट करने के दौरान हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने यह अनाउंसमेंट किया कि हम लोग ULI लाने वाले हैं, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि ULI के बारे में, फर्स्ट तो वही था ना न्यूज़ ULI के बारे में। तो ये हमने इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे हुआ? ये हुआ बेंगलोर में। वेव्स क्या है? वेव्स जो भी एंटरटेनमेंट जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब ये क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाने का यह एक तरीका है, यह एक प्लेटफॉर्म है। अब इस वेव्स के दौरान क्या होगा? इसमें अराउंड 25 चैलेंजेस को हमारे जो INB के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत टोटल 25 चैलेंजेस को इन्होंने लॉन्च किया। उन चैलेंजेस में अलग अलग इवेंट्स होंगे, मतलब 25 चैलेंजेस मतलब 25 इवेंट्स होंगे, ठीक है। तो उन इवेंट्स में जो सबसे
टॉप करेगा, जितने भी 25 इवेंट्स है उसमें जो 25 टॉपर्स होंगे उनको यह मौका दिया जाएगा कि वो वेव्स प्लेटफॉर्म के तहत जो वर्ल्ड की उस इंडस्ट्री की सबसे टॉप की कंपनी है या सबसे टॉप का प्रोडक्शन हाउस है उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनके साथ वो कोलैबोरेट कर पाएंगे। ठीक है, ये उनको मौका दिया जाएगा और उसको हम प्रमोट कौन करेगा, उसको INB मिनिस्ट्री प्रमोट करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि समझ लीजिए, एक मिनट, नेक्स्ट न्यूज में है। समझ लीजिए कि कोई अनाइम का विनर्स है, अनाइम इवेंट हुआ, ठीक है, उसका जो विनर्स है उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, INB मिनिस्ट्री प्रमोट करेगी कि वो जापान के बिगेस्ट अनाइम इवेंट में पार्टिसिपेट कर सके, उन लोगों के साथ कोलैबोरेट भी कर सके। ठीक है, जैसे कोई फिल्म मेकिंग में सबसे टॉप करता है तो उनको इंडिया के वर्ल्ड के सबसे जो टॉप प्रोडक्शन हाउसेज है उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, किसके तहत, वेव्स प्लेटफॉर्म की तहत। ठीक है, तो वेव्स का एक बार आप फुल फॉर्म देख लेंगे। वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, BPRND, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसका 54th स्थापना दिवस थी। ठीक है, इससे ऑलरेडी अगर क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि अभी 54th एस्टेब्लिशमेंट डेट किसका बनाया गया था, तो ये BPRND का बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च है ये उसमें करती रहती है। ठीक है, इसमें हमारे अमित शाह जी ने पार्टिसिपेट किया और इंडियन पुलिस जर्नल को भी अनवेल किया। ठीक है, इसमें क्या बात करी गई है, इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भी IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो चेंज लाके इनको ये कोड जो लागू हुए इससे रिलेटेड इसमें कुछ बातें करी गई है इंडियन पुलिस जर्नल में। ठीक है, ये कोड कब लाए गए थे, ये कोड लाए गए थे 1 जुलाई से ये लागू हो चुके हैं। ठीक है, और इसके बारे में क्या जान सकते हैं हम लोग, BPRND के बारे में समझ में आ गया कि इसका 54th स्थापना दिवस इस बार मनाया गया। अब एक और चीज जान लीजिए, इनकम टैक्स के बारे में बताया था मैंने। इनकम टैक्स का कौन सा स्थापना दिवस था, ये था 165th स्थापना दिवस, जो अभी हाल फिलहाल में मनाया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि 165th स्थापना दिवस किसका मनाया गया, तो इनकम टैक्स का बनाया गया, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर आ जाएगा कि 90th स्थापना दिवस किसका बनाया गया, तो ये RBI का बनाया गया, ये भी न्यूज में आ सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे ह्यूमनॉइड स्कल। अब इससे रिलेटेड जो आगे डेवलपमेंट होगी वो मैं बाद में बात करूंगा, अभी बस मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया कि ऐसा कुछ ह्यूमनॉइड स्कल गगनयान मिशन के लिए इसरो बना रहा है और वो कुछ इस टाइप का भी दिख रहा है। ठीक है, आगे अगर कुछ डेवलपमेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। आगे हेमा कमेटी रिपोर्ट। अब हेमा कमेटी रिपोर्ट क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि हेमा कमेटी रिपोर्ट का रिलेशन किससे है, तो ये है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से। किससे है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, वुमेन का, जो वुमेन के साथ अभद्रता होती है उनको कास्टिंग काउच के नाम पे उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, उन सब चीजों से रिलेटेड है। किससे, हेमा कमेटी रिपोर्ट से। और इसको सेटअप करा गया था, कब करा गया था, इसे 2017 में सेटअप करा गया था। और इसके 3 मेंबर्स कौन कौन से हैं, जस्टिस के हेमा जो इनकी चेयरमैन थी, हेड थी, KB वत्सला कुमारी और T शारदा, ये एक्टर है, ये पहले ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और ये पहले हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। ठीक है, तो हेमा कमेटी रिपोर्ट 2017 में स्टैब्लिश करा गया था, मतलब इसको बनाया गया था, हेमा कमेटी को गठित करा गया था और 2019 में इसकी रिपोर्ट आ गई थी, पर अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अभी सिर्फ इसके कुछ पैरा रिलीज हुए हैं, उसकी वजह से ही पूरे मार्केट में हड़कंप मच चुका है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स का नाम है, जो भी महिलाएं आती हैं, जो भी इंडियन सिनेमा में अपना नाम बनाना चाहती है, उनका वो शोषण करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हेमा कमेटी याद रहेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें कि उसमें क्या क्या बातें कही गई है, ये मैंने अपने एडिटोरियल के लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू कन्फेयर अनुभव अवार्ड 2024 ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो पहला तो यही आ जाएगा कि अनुभव अवार्ड्स की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015-16 में। पहली चीज़ तो ये अनुभव अवार्ड से आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो एक्सपीरियंस किस चीज़ का, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए एक अवार्ड बना दिया गया, अनुभव अवार्ड। ठीक है, अब इसके साथ ही अनुभव पोर्टल भी स्टार्ट हुआ था। अब अनुभव पोर्टल में जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसके बेसिस पे एक पर्सन को चूज करा जाता है, जितने ही पर्सन को चूज करा जाता है किसके लिए, अनुभव अवार्ड्स के लिए। और अभी तक 54 अनुभव अवार्ड्स और 90 सर्टिफिकेट्स अभी तक दिए जा चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आगे देखते हैं, स्मार्ट सेंसर फॉर पार्किंसन डिजीज। अब ये पार्किंसन डिजीज के लिए स्मार्ट सेंसर को डेवलप करा गया है। कहाँ पे डेवलप किया है, इंडियन मेडिकल साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज, यह कहा जाता है कि प्रेसिडेंट पुतिन को भी पार्किंसन डिजीज है। इसमें बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है,
मतलब जो भी काम होता है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बॉडी का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है, भूलने लग जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक हाथ हिले एक हाथ ना हिले। तो यह भी कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनको पार्किंसन डिजीज है, उसकी वजह से उनका एक हाथ हिलता है और दूसरा हाथ हिलता ही नहीं है चलते टाइम। उनकी आप वॉक देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज के लिए स्मार्ट सेंसर को डेवलप कर दिया गया। भी स्मार्ट सेंसर क्या करेगा, अब देखिए एल डोपा है, एल डोपा जो कि बॉडी में जाके इसको बॉडी में रिलीज किया जाता है, जिसको भी पार्किंसन डिजीज होती है, ठीक है। इसको बॉडी में लिया जाता है। अभी किस मात्रा में लिया जाएगा ये कौन बताएगा, ये स्मार्ट सेंसर बताएगा कि आपकी बॉडी में अभी इतना डोपामाइन है। एल डोपा बॉडी में जाके डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एल डोपा जब बॉडी में जाएगा तो डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब डोपामाइन में कन्वर्ट होगा तो जो पार्किंसन डिजीज के इफेक्ट्स होते हैं, लाइक बॉडी स्लो हो जाना, डिमेंशिया, वो थोड़ी थोड़ी दबने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब वो जो इफेक्ट दिखते हैं कि बहुत बॉडी स्लो हो गई है, ठीक है, ढंग से वो लोग काम नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, तो वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो उसके लिए डोपामाइन की जरूरत होती है। तो ये एल डोपा को हम लोग इनटेक करते हैं। तो एल डोपा किस मात्रा में लेना है ये कौन बताएगा, ये बताएगा ये स्मार्ट सेंसर। और ये बहुत ही सस्ता आता है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है, और इसे हम लोग फोन से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसने बनाया, इंडियन के मेडिकल साइंटिस्ट ने बनाया, ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, बांग्लादेश। अब ये इससे रिलेटेड क्या न्यूज है कि इंडिया शुड एक्स्ट्राडाइट। इसमें सेम चीज बात करी गई कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर दो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 2013 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी, और 1997 में यूएसए और इंडिया के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर दो, पर इनको पहले ये सोचना चाहिए कि इन्होंने जो पैसे ले रखे हैं किसके, अडानी के, वो इन्हें वापस करने चाहिए। ये उसके बारे में तो बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। अडानी के पावर प्लांट से जो पावर जाता है कहां पे, बांग्लादेश में, वो कौन से पावर प्लांट से आता है, वो झारखंड में स्थित जो पावर प्लांट है उससे जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पावर प्लांट की लोकेशन कहां है, तो ये झारखंड में स्थित है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसको ये कब खुला था, कौन से ईयर में खुला था, क्योंकि हाल फिलहाल की बात है, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब चाइना कंडेम्स बलूचिस्तान अटैक, वो सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अभी हाल फिलहाल में बलूचिस्तान में जो मिलिटेंट, सेपरेटिस्ट या फ्रीडम फाइटर, आप कुछ भी कह दो, पाकिस्तान की आर्मी पे उन्होंने अटैक किया था, ठीक है। तो वो जो ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन के तहत उन्होंने अटैक किया, उसका नाम था ऑपरेशन हिरोफ, ठीक है, याद रहेगा। ऑपरेशन हिरोफ किससे रिलेटेड है, ये बलूचिस्तान के मिलिटेंट, सेपरेटिस्ट या फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने ऑपरेशन हिरोफ किया, और अराउंड 102 के आसपास पाकिस्तानी आर्मी के जवान को मार गिराए इन्होंने। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कल मैंने इसका उल्टा बताया था कि पाकिस्तान की आर्मी ने इन बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स को या सेपरेटिस्ट को या फ्रीडम फाइटर्स को कंट्रोल करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम मैंने आपको बताया था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें चाइना के भी बहुत पैसे लगे हुए हैं, क्योंकि ब्रिज भी उन्होंने उड़ा दिया, ठीक है। तो इस चीज के लिए जो चाइना है पूरा सपोर्ट दिखा रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में सीपेक चल रहा है, ये बीआरआई का पार्ट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सीईओ पवेल दुरोव। अब ये न्यूज में क्यों है, सीईओ पवेल दुरोव, ये है फ्रांस के भी ये सिटीजन है, रशिया के भी। जैसे इंडिया में क्या होता है कि जब सिंगल सिटीजनशिप होती है, अगर आप कहीं और की सिटीजनशिप लेते हैं तो आपकी यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक है। पर बाहर की कंट्रीज में नहीं होता ऐसा, यूएसए में नहीं होता, कनाडा में नहीं होता, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं होता, ठीक है। तो सीईओ पवेल दुरोव फ्रांस के भी सिटीजन है, ये रशिया के भी सिटीजन है, यूएई के भी सिटीजन है, और भी बहुत अलग अलग कंट्रीज के ये सिटीजन है। फ्रांस में ये गए थे, उतरे थे, लैंड करे थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, यह कह के कि आप तो चाइल्ड, आपकी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से चाइल्ड पोर्नोग्राफी फैलती रहती है, ठीक है, ये चीज़ कह के। इसकी वजह से फ्रांस और रशिया के बीच में थोड़ी सिचुएशन खराब भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है, ठीक है, जो फ्रांस के हाथ लग सकता है, जो भी आप उसको कह दो, ठीक है, कि फ्रांस दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो या वेस्टर्न कंट्रीज दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो डेटा निकलवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने टेलीग्राम को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर रखा है और ये डेटा किसी से भी शेयर नहीं करते। पर फ्रांस का आरोप है कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी फैलाते हो और आप उसको रोकते नहीं हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या न्यूज़ में है, सीईओ पवेल दुरोव, इनकी फोटो मैंने आपको दिखा दी, ये आप देख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये कितने साल के, ये भी आप देख सकते हैं। रशिया फ्रांस के बारे में यही कि टेलीग्राम अभी, और टेलीग्राम में एक और चीज़ है कि टेलीग्राम अभी जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो उसमें रशिया आर्मी भी टेलीग्राम को यूज़ करती है और यूक्रेनियन आर्मी भी टेलीग्राम को यूज़ करती है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है ऑस्ट्रेलिया में क्या न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया लिमिट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट टू 2,70,000, ठीक है। अब जो आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो कंट्रीज है उससे डेवलप्ड कंट्रीज में, कनाडा में, यूएसए में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इंडिया से भी जाते हैं। अराउंड 90,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, हर साल पढ़ने के लिए जाते हैं।
अब इसने लिमिट कर दिया कि अब हम लोग ज़्यादा बच्चों को नहीं लेंगे, पूरे वर्ल्ड से सिर्फ इतने ही बच्चों को 2,70,000 के आसपास बच्चे ही लेंगे। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने कहा है, पढ़ने के लिए सिर्फ इतने ही लोग आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया से सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं कहाँ पढ़ने जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कहाँ पे जाते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे ज़्यादा बच्चे, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो बाहर से पढ़ने आते हैं वो इंडिया के होते हैं। तो उसका आंसर है कि नहीं, पहले नंबर पे होते हैं चाइना के और सेकंड नंबर पे होते हैं इंडिया के। ठीक है, चाइना का नंबर बहुत ज़्यादा है, 1.5 लाख से भी ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया का नंबर 90,000 के आसपास है जो इंडियन स्टूडेंट है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करूँगा। इसी वीडियो को, इसी जो PDF है, इंग्लिश में जो PDF है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके परफेक्शन आइज की टीम टेलीग्राम चैनल पे डाल देगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।